जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का आपके अपने परिवार स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आप सभी लोगों के लिए समर्पण सामान्य ज्ञान की एकदम निशुल्क क्लास हमारे द्वारा उपलब्ध कराई जा रही है। आप सभी लोगों को इस चीज़ का पता चला होगा कि क्लास नंबर 1 आप लोगों के लिए कितनी शानदार रही है। और आप देखना, आपके लिए 90% जो प्रश्न हैं वो लगभग इन 21 दिनों की क्लास में आप लोगों के लिए फंस जाएगी। देखिए दोस्तों, एक क्लास को तैयार करने के लिए बीच में एक दिन का हमारा रेस्ट रहता है। जैसे कल मैंने एक क्लास अपलोड की थी, तो मैं आप लोगों के लिए परसों एक क्लास नहीं दे पाया था, लेकिन आप जो है मैंने क्लास तैयार की और आप लोगों तक पहुंचाऊंगा। और साथ ही आप लोगों को इसमें देखना कितना सारा मज़ा आप लोगों को इस क्लास में आने वाला है। आप यकीन मानिएगा, इस क्लास को आप देखिएगा और अपने नोट्स जो है तैयार कीजिएगा। आप यकीन मानिएगा, फिर आपका जो बेनिफिट है वो 100% बहुत शानदार रहने वाला है परीक्षा की दृष्टिकोण से। देखिए दोस्तों, आज से हम क्लास नंबर 2 को कंटिन्यू करते हैं और चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न है। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहला हमारा प्रश्न है कि विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो देखिए दोस्तों, विश्व बैंक का आप बाद में समझेंगे, लेकिन आज मैं आप लोगों को इस बहाने सारे के सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ा देता हूँ और आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट ये पूरे के पूरे हो जाते हैं। तो देखिए दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ के बारे में आपको बताऊं तो संयुक्त राष्ट्र संघ की जो स्थापना है वो 24 अक्टूबर 1945 को होती है। तो संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना कब होती है? 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसके जो मुख्यालय की बात करेंगे तो इसका जो मुख्यालय है वो न्यूयॉर्क के अंदर है। ठीक है, संयुक्त राष्ट्र का मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। साथ ही आपको बता दूं कि संयुक्त राष्ट्र के अंदर कितने सदस्य हैं, तो टोटल 193 सदस्य हैं। इसका जो नवीनतम सदस्य है वो दक्षिणी सूडान इसका नवीनतम देश है। तो देखिए दोस्तों, आप लोगों को बताया मैंने कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। इसका मुख्यालय न्यूयॉर्क के अंदर है। साथ ही इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या है वो 193 सदस्य हैं, जिसमें नवीनतम देश दक्षिणी सूडान इसका भी सदस्य बना है। आपको बता दूं, इसके जो अंग हैं वो इतने अंग हैं, तो आपको याद रखना है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 6 अंग हैं, जिनमें मैं महत्वपूर्ण आप लोगों को पढ़ा देता हूं कुछ। देखिए दोस्तों, जिसमें मैं आपको बताऊं महासभा, सुरक्षा परिषद, आर्थिक एवं सामाजिक परिषद, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय और सचिवालय, यानी कि 5 हम पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आप देखिएगा महासभा के बारे में। देखिए दोस्तों, महासभा के बारे में आपको याद रखना है कि इसे विश्व की लघु संसद कहते हैं। विश्व की लघु संसद के नाम से जाना जाता है किसको? महासभा को। तो आपको महासभा के बारे में इतना ही याद रखना है कि विश्व की लघु संसद किसे कहते हैं, तो महासभा को कहते हैं। साथ ही आपको याद रखना है सुरक्षा परिषद को, तो इसे दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। क्या कहते हैं? दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। इसको क्या कहते हैं? तो दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं। आप लोगों को इतना याद रखना है। साथ ही आपको इसमें याद रखना है, इसको एक तो दुनिया का पुलिसमैन कहते हैं, और इसमें जो कुल सदस्यों की संख्या होती है, इसमें 15 सदस्य होते हैं। इसमें कुल सदस्यों की संख्या कितने होते हैं? 15 होते हैं, जिनमें 2 प्रकार के होते हैं। तो आपको याद रखना है, कुछ स्थायी है इसमें और कुछ अस्थायी है। ठीक है, तो आपको मैं बताऊंगा कि इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है। तो याद रखना है आपको 8 है, और अस्थायी सदस्यों की संख्या की बात नहीं, सॉरी, आपको याद रखना है कि स्थायी सदस्यों की संख्या इसमें 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या कितनी है? 10 है। तो आपको याद रखना है कि इसमें स्थायी सदस्यों की संख्या 5 है और अस्थायी सदस्यों की संख्या 10 है। जिसमें आपको याद रखना है कि कौन कौन से देश इसमें स्थायी है। तो आपको नाम मैं बोल देता हूँ, लिख लें अपने नोटबुक में। तो सबसे पहले नाम आता है अमेरिका, दूसरा है ब्रिटेन, तीसरा है चीन, चौथा है फ्रांस और पांचवा है रूस। तो 5 देश इसके अंदर स्थायी है, 10 देश इसमें अस्थायी है, जिसमें हमारा देश अस्थायी देशों के श्रेणी में हमारा देश भी शामिल है, भारत। ठीक है, आपको इतना सारा याद रखना है। फिर आपको याद रखना है आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। तो आपको बता दें कि आर्थिक एवं सामाजिक परिषद का जो कार्यकाल होता है वो कितने वर्षों का होता है। तो आपको याद रखना है 3 वर्षों का इसका कार्यकाल होता है। इसकी बैठक वर्ष में कितनी बार होती है? 2 बार होती है। 2 बार होती है। सबसे पहले आपको याद रखना है कि अप्रैल के अंदर होती है और जुलाई के अंदर होती है। तो अप्रैल के अंदर आपको याद रखना है कि अप्रैल के अंदर न्यूयॉर्क के अंदर इसकी बैठक होती है। कहाँ होती है? न्यूयॉर्क के अंदर इसकी बैठक होती है। और जुलाई के अंदर जो है जेनेवा के अंदर इसकी बैठक होती है। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना है कि इसका कार्यकाल 3 वर्ष का होता है। 1 साल में इसकी 2 बार बैठक होती है, जिसमें अप्रैल में इसमें न्यूयॉर्क की और जुलाई के अंदर जेनेवा की इसके अंदर जो है बैठक होती है। इसमें सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल सदस्य इसमें 54 है। तो टोटल सदस्यों की संख्या कितनी है? 54 है। तो आपको सबसे पहले तो यही याद रखना था। ठीक है, अब मैं आप लोगों के लिए इसमें
सारे और कुछ महत्वपूर्ण बता देता हूँ। अब देखिएगा दोस्तों, आपको इतना याद रखना। अब मैं बताऊंगा आपको अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय जो न्यायालय है, इसकी जो स्थापना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की जो स्थापना है वो आपको याद रखना है कि सबसे पहले इसकी स्थापना 3 अप्रैल 1946 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो द हेग नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। देखिएगा, बाकी सबके कहाँ है, न्यूयॉर्क के अंदर है, लेकिन इसी का द हेग नीदरलैंड के अंदर मुख्यालय है। आपको याद रखना है इसकी जो कार्यकाली भाषा है वो 2 हैं। कौन कौन सी? एक तो आपको याद रखना है फ्रेंच इसकी कार्यकाली भाषा है, दूसरी आपको याद रखना है इंग्लिश इसकी कार्यकाली भाषा है। आपको याद रखना है कि इसके जो पहले जो है मुख्य न्यायाधीश थे वो कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। कौन थे? नागेंद्र सिंह थे। लेकिन आपको याद रखना है जो कि पहले भारतीय थे। ठीक है, पहले भारतीय कौन थे? तो नागेंद्र सिंह थे। और पहले न्यायाधीश अगर कहें इसके तो फर्स्ट न्यायाधीश थे बेनेगल रामा राव जिनका नाम था। और वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में इसके दलबीर भंडारी इसके क्या है? दलबीर भंडारी इसके अभी न्यायाधीश हैं। तो आप लोगों को इतना सारा याद रखना है अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के बारे में। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 के अंदर होती है। इसका मुख्यालय द हेग नीदरलैंड के अंदर है। इसकी जो है कार्यकाली भाषा है वो फ्रेंच और कौन सी है? इंग्लिश है। आपको याद रखना है। और भारत के जो पहले इसके न्यायाधीश बने थे वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे। और पहले न्यायाधीश की बात करेंगे तो बेनेगल रामाराव थे दोस्तों। और अभी वर्तमान में बात करेंगे तो वर्तमान में दलबीर भंडारी इसके क्या है इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। अब देखिएगा, बात करेंगे सचिवालय की। ठीक है, सचिवालय की बात बताता हूँ आपको सचिवालय के बारे में। तो आपको सचिवालय के बारे में मैं इधर बताता हूँ, थोड़ी सी बातें यहाँ पे लिख लेते हैं। देखिए, सचिवालय तो आपको पता होना चाहिए जो सचिवालय का जो कार्यकाल है वो कितने साल का होता है? 3 साल का होता है। आपको पहले तो याद रखना है। सचिवालय के पहले महासचिव कौन थे? तो आपको याद रखना है त्रिगवेली थे, जो कि कहाँ के निवासी थे? नॉर्वे के थे। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस इसके क्या हैं? महासचिव हैं। तो आपको इतना सारा इसके बारे में याद रखना है सचिवालय के बारे में। तो सचिवालय के बारे में पहला पॉइंट मैंने बताया कि इसका जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का इसका कार्यकाल होता है। और इसके पहले जो महासचिव थे वो कौन थे? तो ट्रिगवेली थे, जो कि नॉर्वे के थे। वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में महासचिव हैं, जो कि पुर्तगाल के निवासी हैं। अब चलिएगा नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, विश्व बैंक के बारे में जानते हैं। देखिए दोस्तों, विश्व बैंक के बारे में आपको याद रखना है कि विश्व बैंक का जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। वॉशिंगटन डीसी के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी जो स्थापना है वो 1944 के अंदर होती है। 1944 के अंदर होती है। इसमें कुल सदस्यों की बात करेंगे तो 189 सदस्य हैं। वहीं मैं आपको एक बार रिवीजन कराऊं कि संयुक्त राष्ट्र संघ में कितने सदस्य थे? तो उसमें 193 सदस्य थे। कितने थे? 193 सदस्य से आपको याद रखना है। आपको इसके प्रमुख अभी याद रखना है वर्तमान में तो अजय बंगा इसके वर्तमान में हेड है अभी वर्तमान में, जो कि आपको याद रखना है। तो विश्व बैंक के बारे में आपको मैंने कुछ चीज़ें बताई। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर है और इसकी स्थापना 1944 में होती है। और आपको याद रखना है इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है और अजय बंगा इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। आपको बता दें कि विश्व बैंक का मुख्य रूप से कार्य क्या होता है। तो देखिए दोस्तों, विकासशील देशों को जो है ऋण प्रदान करना इसका मुख्य कार्य होता है। साथ ही अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम जो है का इसका सदस्य होना बहुत जरूरी है इसके लिए। और ये 5 जो है संगठनों का एक प्रकार का समूह है, जिनमें 5 संगठन कौन कौन से हैं। तो देखिए दोस्तों, पहले है IBRD, जिसे हम पुनर्निर्माण और विकास का अंतर्राष्ट्रीय बैंक कहते हैं। इसकी स्थापना वही कितने में होती है? तो 1944 के अंदर होती है। और सदस्य देशों की संख्या की बात करेंगे तो 189 इसके सदस्य देश हैं। फिर एक है ICSID, जिसको हम निवेश विवादों के निपटारे के लिए अंतर्राष्ट्रीय संगठन कहते हैं। इसकी स्थापना 1966 के अंदर होती है। इसमें सदस्य देशों की बात करेंगे तो 163 इसमें सदस्य देश होते हैं। भारत सभी का सदस्य है, लेकिन इसी का वो है भारत सदस्य नहीं है, आपको इतना याद रखना है। फिर बात करेंगे IFS, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसी के लिए मैंने आपको ये सब पढ़ाए हैं। IFS की बात करेंगे, इसी को बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। देखिए, अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम की स्थापना 1956 के अंदर होती है, आपको याद रखना है। इसमें सदस्य देशों की संख्या कितनी है? 184 है, आपको याद रखना है।
फिर मैंने आपको याद कराना है MIGE, जिसको बोलते हैं बहुपक्षीय निवेश गारंटी एजेंसी, जिसकी स्थापना 1988 के अंदर होती है। और आपको याद रखना है कि इसके अंदर जो सदस्य देश हैं वो 179 सदस्य देश हैं। ठीक है, आपको मैं एक बार रिवीजन कराऊंगा, उस समय सारे के सारे बताऊंगा, तो आप लोगों को इतना तो अभी याद रखना है। तो देखिए दोस्तों, अब हम बात करेंगे अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो देखिए दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे तो इसका मुख्यालय आपको याद रखना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? वहीं वॉशिंगटन DC के अंदर इसका मुख्यालय है। सबसे पहले तो आपको याद रखना है कि वॉशिंगटन DC के अंदर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी कि IMF, इसको मैं पूरा का पूरा पढ़ाता हूँ। इसकी जो मुद्रा है उसको स्पेशल ड्राइंग राइट इसकी मुद्रा है, आपको याद रखना है। SRD इसकी मुद्रा है। ठीक है, आपको याद रखना है इसकी मुद्रा है। इसकी स्थापना मैंने बताई थी कि 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसमें कुल सदस्यों की बात करेंगे तो 190 इसके अंदर सदस्य हैं, है ना। तो आपको याद रखना है नवीनतम इसका सदस्य जो है IFS का, वो कौन है? एंडोरा इसका नवीनतम सदस्य है, जो कि आपको याद रखना है। इसके प्रमुख की बात करेंगे तो इसके वर्तमान में जो प्रमुख हैं वो कौन है? क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसके वर्तमान में जो है प्रमुख है। IMF की पहली उप प्रबंधक जो है, आपको याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, उप प्रबंधक जो है वो गीता गोपीनाथ हैं। आपको याद रखना है गीता गोपीनाथ हैं, जो कि आपको मोस्ट रूप से याद रखना है। चलिए दोस्तों, एक बार आपको रिवीजन कराता हूँ अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में। तो इसका मुख्यालय वॉशिंगटन DC के अंदर है। इसकी जो मुद्रा होती है वो स्पेशल ड्राइंग राइट होती है। इसकी जो स्थापना है वो 1945 के अंदर होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के अंदर 190 सदस्य हैं, जिसका नवीनतम सदस्य अभी हाल ही में बनाता है एंडोरा, आपको याद रखना है। इसके प्रमुख की बात करेंगे तो इसके जो प्रमुख हैं वो क्रिस्टीना जॉर्जीवा इसके प्रमुख हैं। और साथ ही आपको बता दें कि इसकी पहली जो उप प्रबंधक निदेशक चुनी गई हैं हाल ही में, इंपॉर्टेंट है करंट का, वो गीता गोपीनाथ चुनी गई हैं। तो आपको ये था अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष संबंधी तथ्य। अब हम देखेंगे विश्व व्यापार संगठन। देखिए दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन की जो स्थापना है अभी समझते हैं। देखो दोस्तों, विश्व व्यापार संगठन 1947 में गठित हुआ, लेकिन देखिए दोस्तों उस समय हम इसके ITO इसका नाम था उस समय, आपको याद रखना है। ठीक है, ITO इसका नाम था, आपको याद रखना है। फिर आपको ITO मतलब होता है इंटरनेशनल ट्रेड यूनियन, इसका पहले नाम था। फिर इसका नाम बदलकर 1948 के अंदर क्या कर दिया गया? गेट कर दिया गया। क्या कर दिया गया? गेट कर दिया गया इसका नाम। फिर बाद में आपको याद रखना है कि 1 जनवरी 1955 को इसी का नाम बदलकर क्या कर दिया गया? WTO कर दिया गया। ठीक है, जिसे हम वर्तमान में जानते हैं। तो आपको याद रखना है कि अगर ITO की पूछ ले तो 1947, गेट की पूछ ले तो 1948, या फिर इसका नाम कब परिवर्तित करके गेट रखा गया तो 1948 में। साथ ही आपको याद रखना है कि WTO की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1955 को होती है। ठीक है, आपको याद रखना है ये वाली डेट। आपको इसका मुख्यालय याद रखना है। तो इसका मुख्यालय कहाँ है? जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है, आपको याद रखना है। इसकी जो प्रमुख है वो कौन है? आपको याद रखना है नागोजी एबेला, आपको इनका नाम याद रखना है। ओकोजी एबेला इनकी प्रमुख हैं, आपको याद रखना है। और आपको बता दूं इसका जो नवीनतम सदस्य बना है वो अफगानिस्तान बना है हाल ही में। ठीक है, आपको इतना सारा मैंने विश्व व्यापार संगठन से रिलेटेड चीज़ बताई। तो देखिए दोस्तों, इसकी ITO के नाम से ये पहले जाना जाता था, जिसकी स्थापना 1947 में हुई। इसका नाम बदलकर गेट 1948 में कर दिया गया। वहीं WTO की स्थापना जो है 1 जनवरी 1955 को हुई, जिसका मुख्यालय जिनेवा के अंदर है। इसकी जो प्रमुख हैं वो ओकोजी एवेला हैं, और इसका नवीनतम जो सदस्य है वो याद रखना है कौन है? अफगानिस्तान है। अब देखिएगा दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के बारे में बताता हूँ। देखिए दोस्तों, यूरोपियन यूनियन के बारे में, तो यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना है वो आपको याद रखना है 1 जनवरी 1958 के अंदर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, 1 जनवरी 1958 में इसकी स्थापना होती है, जो कि रोम की संधि द्वारा होती है। आपको याद रखना है रोम की संधि के द्वारा होती है। ठीक है, रोम की संधि द्वारा होती है। ठीक है, आपको याद रखना। इसमें सदस्यों की संख्या की बात करेंगे तो टोटल सदस्यों की संख्या इसमें 27 है। इसका जो मुख्यालय है वो ब्रुसेल्स के अंदर है, आपको याद रखना है। ब्रुसेल्स के अंदर इसका मुख्यालय है, आपको इसमें मोस्ट रूप से याद रखना है। ठीक है,
और आपको याद रखना है कि ब्रिटेन इसमें जो है 4 बार बाहर हुआ है। इसमें जो है आपको याद रखना है कि ब्रिटेन जो है 4 बार इसमें बाहर हुआ है, ये इंपॉर्टेंट है। तो यूरोपियन यूनियन की स्थापना 1 जनवरी 1958 को होती है। इसमें कुल सदस्यों की संख्या 27 है। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है और ब्रिटेन इसमें 4 बार इसकी सदस्यता से बाहर हुआ है। बात करेंगे नाटो के बारे में, तो नाटो को आप फुल फॉर्म जानते हैं, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है दोस्तों। इसकी जो स्थापना है आपको याद रखना है वो 4 अप्रैल 1949 के अंदर होती है। आपको याद रखना है इसमें जो टोटल सदस्य हैं, अभी तक देखिए दोस्तों 30 थे, लेकिन अभी में एक सदस्य और इसमें जुड़ा है, आपको पता होगा, तो 31 हो गए। अभी इसका मैं जो दोस्त जुड़ा है वो फिनलैंड इसमें नवीनतम देश जुड़ा है, ठीक है। इसके हेडक्वार्टर की बात करेंगे तो ब्रुसेल्स के अंदर ही इसका हेडक्वार्टर है, आपको याद रखना है, ये इंपॉर्टेंट था जो मैंने आपको बता दिया। तो नाटो की फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन है, जिसकी स्थापना 4 अप्रैल 1949 को होती है। इसके सदस्यों की संख्या पहले 30 थी, लेकिन अभी एक सदस्य और इसमें जुड़ा है जो कि फिनलैंड है, नवीनतम देश, और ब्रुसेल्स के अंदर इसका मुख्यालय है। अब देखिएगा दोस्तों, अब आपको बताता हूँ सार्क, ठीक है, सार्क बताता हूँ, साउथ एशियन एसोसिएशन फॉर रीजनल कोऑपरेशन इसको कहते हैं, यानी कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन इसका नाम है। अब देखिए दोस्तों, आपको बताता हूँ इसके बारे में। तो इसकी जो स्थापना है वो 8 दिसंबर, कब, 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। कब होती है? 8 दिसंबर 1985 को इसकी स्थापना होती है। और आपको याद रखना है कि ढाका में इसकी स्थापना होती है, जो कि प्रथम सम्मेलन भी यहीं पर होता है, ढाका के अंदर। साथ ही आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय है, काठमांडू के अंदर इसका मुख्यालय है, आपको याद रखना है। इसमें जो सदस्य देशों की संख्या है वो कितनी है? 8 है, आपको याद रखना है। इसके जो पहले महासचिव थे, कौन पहले महासचिव थे, वो कौन थे? आपको याद रखना है। तो अबुल अशान इसके पहले महासचिव थे, अबुल अशान। और वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में कौन है? एशाला रूबान, जो कहाँ के रहने वाले निवासी हैं? तो जो कि श्रीलंका के निवासी है, एशाला रूबान, ठीक है, आपको लोगों को याद रखना है। तो मैंने बताया कि दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन की जो स्थापना होती है वो 8 दिसंबर 1985 में होती है, ढाका सम्मेलन के द्वारा, और पहला सम्मेलन भी इसका यहीं पर होता है। इसका जो मुख्यालय है वो काठमांडू नेपाल के अंदर है। इसमें सदस्य देशों की संख्या की बात करेंगे तो 8 सदस्य देश हैं, जिसके पहले प्रमुख थे वो अब्दुल आशान थे, और वर्तमान में इसके जो प्रमुख हैं वो एसाला रूबान है, जो श्रीलंका के हैं। अब 8 देखिएगा इसमें कौन कौन है। तो पहला आपको याद रखना, अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, इंडिया, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका है। यानी भारत के 8 पड़ोसी जो राज्य देश हैं वो क्या है? सार्क के सदस्य हैं, ठीक है, आपको याद रखना है। अब मैंने आपको इतना बताया, अब आगे देखिएगा आसियान। तो देखिए दोस्तों, आसियान को हम क्या बोलते हैं? एसोसिएशन साउथ ईस्ट एशियन नेशन इसको कहते हैं, आपको याद रखना है। अब इसकी स्थापना आपको याद रखना है, इसकी स्थापना 8 अगस्त 1967 के अंदर होती है, 8 अगस्त 1967 को होती है। इसका जो मुख्यालय है वो कहाँ है? जकार्ता के अंदर है। कहाँ है? जकार्ता, इंडोनेशिया के अंदर इसका मुख्यालय है। आपको याद रखना है, इसमें जो टोटल सदस्य हैं 10 इसमें सदस्य हैं। अब अगर क्वेश्चन आए कि भारत इसका सदस्य है, तो आपको पता होना चाहिए कि आसियान का भारत सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, आसियान की स्थापना 8 अगस्त 1967 को होती है। जकार्ता इंडोनेशिया में इसका मुख्यालय, 10 इसमें सदस्य हैं, भारत इसका सदस्य नहीं है। तो देखिए दोस्तों, मैंने आपको सारे के सारे जो है अंतर्राष्ट्रीय संगठन पढ़ाए, लेकिन अभी कुछ महत्वपूर्ण रह गए हैं जिसको हम 3rd क्लास के अंदर कंप्लीट करेंगे। थोड़े से रह गए हैं 3rd क्लास के अंदर। अब मैं सारे के सारे आपको इसलिए नहीं पढ़ा रहा हूँ क्योंकि आपको कन्फ्यूजन हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन का करेक्ट आंसर, तो विश्व बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो आपको याद रखना है वॉशिंगटन डीसी के अंदर है, ठीक है। द हेग नीदरलैंड के अंदर आपको याद रखना है किसका है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय है। अब इटली का आपको याद रखना है, तो वो मैं बाद में पढ़ाऊंगा आपको इतना कन्फ्यूजन नहीं। और न्यूयॉर्क के अंदर संयुक्त राष्ट्र संघ का है, यानी कि यूएनओ का इसमें मुख्यालय है। अब मैं सारे आप लोगों को जल्दी जल्दी पढ़ा देता हूँ। ये दोस्तों, संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है, जिसकी जो है आपको याद रखना है न्यूयॉर्क के अंदर इसका मुख्यालय है। 193 इसमें सदस्य हैं। इसका नवीनतम जो सदस्य है वो दक्षिणी सूडान है। इसके अंदर कितने अंग हैं? 6 अंग हैं, जिसमें पहला है महासभा को हम लघु संसद के नाम से जानते हैं, आपको याद रखना है। सुरक्षा परिषद की बात करेंगे तो सुरक्षा परिषद में दुनिया का इसको पुलिसमैन कहते हैं। इसके अंदर कुल सदस्यों की बात करेंगे तो 15 सदस्य हैं, जिसमें
आप 5 सदस्य जो हैं वो हैं स्थायी और 10 सदस्य जो हैं वो हैं अस्थायी। तो भारत जो है अस्थायी सदस्यों की श्रेणी में है। 5 सदस्य कौन कौन से हैं आपको याद रखना है, तो आपको याद रखना है अमेरिका, ब्रिटेन, चीन, फ्रांस और रूस जो है क्या है इसके सुरक्षा परिषद के स्थायी सदस्य हैं जिनके पास वीटो पावर है। साथ ही आपको मैंने पढ़ाया आर्थिक एवं सामाजिक परिषद। अब आर्थिक एवं सामाजिक परिषद की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को आर्थिक एवं सामाजिक परिषद के का जो कार्यकाल होता है वो 3 साल का होता है। इसकी बैठक 2 वर्ष में 2 बार होती है। कब कब? एक बार अप्रैल में जिसके न्यूयॉर्क में होती है, जुलाई जिनेवा में होती है। सदस्य देशों की संख्या इसके अंदर कितनी है? 54। आपको याद रखना है 2 बार इसकी साल में बैठक होती है। अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय की स्थापना 3 अप्रैल 1946 को होती है और द हेग नीदरलैंड के अंदर इसका मुख्यालय है। इसकी कार्यकाली जो भाषा है वो फ्रांस और कौन सी है? अंग्रेजी है। आपको याद रखना है इसके जो पहले सचिव थे वो बेनेगल थे, आपको याद रखना है। और इसके भारत के पहले सदस्य अगर कोई बना था अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में तो वो डॉक्टर नागेंद्र सिंह बने थे दोस्तों। और वर्तमान में इसके दलबीर भंडारी इसके न्यायाधीश हैं। सचिवालय की बात करेंगे तो आपको मैंने बताया था कि सचिवालय का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, आपको याद रखना है। और मैंने आपको बताया था का इसके बारे में, तो पहले इसके जो महासचिव थे वो कौन थे? ट्रिगवेली थे। और वर्तमान में कौन है? तो एंटोनियो गुटेरेस इसके वर्तमान में सचिव हैं। और मैंने फिर बताया विश्व बैंक, तो विश्व बैंक की जो मुख्यालय है वो वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसकी स्थापना 1944 के अंदर होती है, आपको याद रखना है। और इसमें सदस्य देशों की संख्या 189 है। और साथ ही आपको याद रखना है वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो अजय बंगा हैं। आपको याद रखना है कि इसके कितने अंग वो हैं, क्या बोलते हैं, तो इसके अंदर आपको बता दें कि विश्व बैंक के अंदर जो 5 अंतर्राष्ट्रीय संगठनों का एक प्रकार का समूह होता है। पहला आपको याद रखना है, तो पहला आपको कौन सा याद रखना है? IBRD, ठीक है, आपको याद रखना है। फिर ICSID आपको याद रखना है, ज़्यादा कुछ याद नहीं रखना, लेकिन IFS इंपॉर्टेंट है। उसको बोलते हैं अंतर्राष्ट्रीय वित्त निगम। इसकी स्थापना 1956 में होती है और इसमें सदस्य देशों की संख्या 184 होती है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की बात करेंगे तो अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के बारे में मैंने सारा पढ़ाया। इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी के अंदर है। इसकी जो मुद्रा है वो स्पेशल ड्राइंग राइट के नाम से जानी जाती है, जिसे SRD कहते हैं। 1945 के अंदर इसकी स्थापना होती है। इसमें सदस्य देशों की संख्या 190 है, जो कि एंडोरा इसका अभी नवीनतम देश बना है। इसकी बात करेंगे तो इसके प्रमुख जो हैं उनका नाम है क्रिस्टलिना जॉर्जीवा। इसकी पहली जो महिला उप प्रबंधक बनी गई हैं वो वर्तमान में गीता गोपीनाथ बनी है। विश्व व्यापार संगठन के बारे में पढ़ाया, तो आपको याद रखना है कि 1947 में इसे ITO के नाम से जाना जाता था, जैसे 1948 में गेट के नाम से जाना जाने लगा। लेकिन 1 जनवरी 1955 को जो है दोस्तों WTO की स्थापना कर दी, जिसे हम विश्व व्यापार संगठन कहते हैं, आपको याद रखना है। और आपको याद रखना है जिनेवा के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके जो प्रमुख हैं वो ओकोजी एवेला हैं। और इसका जो नवीनतम सदस्य है वो अफगानिस्तान इसका सदस्य बना है। यूरोपियन यूनियन की बात करेंगे तो यूरोपियन यूनियन की जो स्थापना है वो 1 जनवरी 1958 रोम की संधि से होती है। इसमें कुल सदस्यों की बात करेंगे तो 27 सदस्य हैं। ब्रुसेल्स में इसका मुख्यालय है। ब्रिटेन इसमें 4 बार इसकी सदस्यता से बाहर हुआ है। बात करेंगे नाटो की, तो नाटो की स्थापना आपको याद रखना है इसका फुल फॉर्म नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन इसका पूरा नाम है। 4 अप्रैल 1949 को इसकी स्थापना होती है। इसमें 30 सदस्य पहले थे, अभी 1 सदस्य फिनलैंड और इसका सदस्य बना है। इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स के अंदर है, आपको याद रखना है। फिर मैंने पढ़ाया सार्क, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन, जिसकी स्थापना 8 दिसंबर 1985 के अंदर होती है और ढाका की संधि में होती है, जिसकी पहली जो बैठक हुई थी वो ढाका के अंदर हुई थी। इसके मुख्यालय की बात करेंगे तो काठमांडू नेपाल के अंदर इसका मुख्यालय है। इसके सदस्य देशों की बात करेंगे तो इसमें 8 सदस्य देश हैं, आपको याद रखना है। पहले इसके जो प्रमुख बने थे वो अब्दुल आशान बने थे और वर्तमान में इसके सदस्य ऐशाला रूबान हैं, जो कि श्रीलंका के रहने वाले हैं। 8 सदस्य इसमें किस प्रकार के हैं, तो अफगानिस्तान, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान और श्रीलंका इसके जो है सदस्य हैं। फिर मैंने आपको पढ़ाया आसियान, तो आसियान को आपको याद रखना है। आसियान की स्थापना जो है 8 अगस्त 1967 को होती है। जकार्ता इंडोनेशिया के अंदर इसका मुख्यालय है। और इसमें कुल सदस्यों की बात करेंगे तो 10 सदस्य हैं, जिसका भारत जो है इसका सदस्य नहीं हुआ है नहीं इसका सदस्य, आपको याद रखना है। अब मैं आपको बता दूं कि अभी और भी सारे अंतर्राष्ट्रीय संगठन रह गए हैं, जिसे हम क्लास 3 के अंदर हम कंटिन्यू करेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं आप लोगों के लिए।
कि विश्व उपभोक्ता दिवस कब मनाते हैं, तो आपको बताना है विश्व उपभोक्ता दिवस। देखिए दोस्तों, कन्फ्यूजन मत खा जाना। देखिएगा 24 जो दिसंबर है उसको हम मनाते हैं राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस। क्या है? राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। इस दिन राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस मनाते हैं। लेकिन देखिए दोस्तों, हम विश्व वाला पूछेंगे तो विश्व उपभोक्ता दिवस जो मनाते हैं वो आपको याद रखना है कि 15 मार्च को मनाते हैं। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर जो है ऑप्शन नंबर ए हो जाता है। अब मैं आपको सारे के सारे महत्वपूर्ण दिवस बनाता हूँ। देखिए दोस्तों, मैंने हाथ से आप लोगों के लिए तैयार की है क्लास, बड़ा मजा आएगा आपको। देखिए दोस्तों, प्रवासी भारतीय दिवस 9 जनवरी को मनाते हैं। विश्व हिंदी दिवस 10 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय युवा दिवस 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जी की जयंती पर मनाते हैं। राष्ट्रीय थल सेना दिवस 15 जनवरी को मनाते हैं। पराक्रम दिवस 23 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय बालिका दिवस 24 जनवरी को मनाते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं। आपको पता होगा कि 25 जनवरी 1950 को भारतीय निर्वाचन आयोग की स्थापना होती है। फिर आपको याद रखना है कि भारतीय पर्यटन दिवस 25 जनवरी को मनाते हैं और अंतर्राष्ट्रीय सीमा शुल्क दिवस और गणतंत्र दिवस जो है वो 26 जनवरी को मनाते हैं। शहीद दिवस या फिर सर्वोदय दिवस की बात करेंगे तो वो हम 30 जनवरी को मनाते हैं। अब फरवरी के इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आंध्र भूमि दिवस जो कि 2 फरवरी को मनाते हैं। फिर है विश्व कैंसर दिवस जो कि 4 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस 21 फरवरी को मनाते हैं और विश्व स्काउट दिवस जो है वो 22 फरवरी को मनाते हैं। केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस है वो 24 फरवरी को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विज्ञान जो दिवस है वो 28 फरवरी को मनाते हैं। और नशा मुक्ति दिवस देखिए दोस्तों 4 साल में एक ही बार 29 फरवरी को मनाते हैं। मार्च की बात करेंगे तो मार्च के प्रमुख हैं शून्य भेदभाव दिवस 1 मार्च को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 3 मार्च को मनाते हैं। राष्ट्रीय सुरक्षा दिवस 4 मार्च को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च को मनाते हैं। विश्व किडनी दिवस 11 मार्च को मनाते हैं। विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस 15 मार्च को मनाते हैं। विश्व विकलांग दिवस 15 मार्च को ही मनाते हैं, आपको याद रखना है। राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस जो है वो 16 मार्च को मनाते हैं। विश्व खुशहाली दिवस जो है वो 20 मार्च को मनाते हैं। विश्व वानिकी दिवस या विश्व कविता दिवस जो है वो भी 21 मार्च को मनाते हैं। विश्व जल दिवस इम्पोर्टेंट है, 22 मार्च को मनाते हैं। विश्व मौसम दिवस की बात करेंगे तो 23 मार्च को मनाते हैं। और विश्व टीबी या 6 तपेदिक रोग जो रोग है वो 24 मार्च को मनाते हैं। बात करेंगे अप्रैल के तो उड़ीसा दिवस 1 अप्रैल को मनाते हैं। समता दिवस 5 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व स्वास्थ्य दिवस 7 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व होम्योपैथी दिवस 10 अप्रैल को मनाते हैं। बाबा साहब अम्बेडकर की जयंती 14 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व हीमोफीलिया दिवस 17 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व विरासत दिवस 8 अप्रैल को मनाते हैं। पृथ्वी दिवस इम्पोर्टेंट 22 अप्रैल को मनाते हैं। विश्व पुस्तक एवं कॉपीराइट दिवस जो है दोस्तों 23 अप्रैल को मनाते हैं। राष्ट्रीय पंचायती दिवस 24 अप्रैल को मनाते हैं और विश्व मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को बनाते हैं। ठीक है, आपको याद रखना। अब मई के यहाँ पे मैंने लिखे हुए हैं मई के, तो अंतर्राष्ट्रीय श्रमिक दिवस जो है 1 मई को मनाते हैं। प्रेस स्वतंत्रता दिवस 3 मई को मनाते हैं। रेड क्रॉस दिवस 8 मई को मनाते हैं। राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस 11 मई को मनाते हैं। नर्स दिवस 12 मई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस 22 मई को मनाते हैं। थायराइड दिवस 25 मार्च को मनाते हैं। विश्व तंबाकू निषेध दिवस 31 मई को मनाते हैं। बात करेंगे जून की तो विश्व पर्यावरण दिवस 5 जून को मनाते हैं। विश्व रक्तदान दिवस 14 जून को मनाते हैं। विश्व शरणार्थी दिवस 20 जून को मनाते हैं। विश्व संगीत दिवस 21 जून को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस इम्पोर्टेंट है 21 जून को मनाते हैं और सांख्यिकी दिवस 29 जून को मनाते हैं। जुलाई की बात करेंगे तो चिकित्सा दिवस 1 जुलाई को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय विद्यार्थी दिवस 9 जुलाई को मनाते हैं। विश्व जनसंख्या दिवस 11 जुलाई को मनाते हैं। आयकर दिवस 24 जुलाई को मनाते हैं। विश्व हेपेटाइट दिवस 28 जुलाई को मनाते हैं। अगस्त की बात करेंगे तो विश्व स्तनपान दिवस 1 अगस्त को मनाते हैं। विश्व युवा दिवस, देखिए दोस्तों ये विश्व युवा दिवस है, वो राष्ट्रीय दिवस था, ये विश्व युवा दिवस है जो कि 12 अगस्त को मनाते हैं। अंगदान दिवस 13 अगस्त को मनाते हैं। विश्व फोटोग्राफी दिवस 19 अगस्त को मनाते हैं। साथ ही 29 अगस्त को जो है खेल दिवस मनाते हैं ध्यानचंद्र जी के जन्म दिवस पर। बात करेंगे सितंबर के तो नारियल दिवस 2 दिसंबर को, शिक्षक दिवस 5 सितंबर को, अंतर्राष्ट्रीय साक्षरता दिवस 8 सितंबर को, हिंदी दिवस 14 सितंबर को, अभियंता दिवस 15 सितंबर को, ओजोन दिवस 16 दिसंबर को, विश्व मूक बहिर दिवस 26 सितंबर को, विश्व पर्यावरण दिवस विश्व पर्यटक दिवस है जो है 27 सितंबर को, विश्व हृदय दिवस 29 सितंबर को मनाते हैं। बात करेंगे अक्टूबर की
अक्टूबर की बात करेंगे तो विश्व शिक्षक दिवस 5 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व वन्यजीव दिवस 6 अक्टूबर को मनाते हैं। एयरफोर्स दिवस 8 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व डाक दिवस 9 अक्टूबर को मनाते हैं। विश्व खाद्य दिवस 16 अक्टूबर को मनाते हैं। संयुक्त राष्ट्र दिवस 24 अक्टूबर को मनाते हैं। अभी मैंने पढ़ा था कि संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना 24 अक्टूबर 1945 को होती है। राष्ट्रीय एकता दिवस 31 अक्टूबर को मनाते हैं, आपको याद रखना है। और जो कि आपको याद रखना है, सरदार वल्लभ भाई पटेल साहब की जयंती पर मनाते हैं। नवंबर की बात करेंगे तो नवंबर में विश्व शाकाहारी दिवस 1 नवंबर को, शिक्षा दिवस 11 नवंबर को, निमोनिया दिवस 12 नवंबर को, बाल दिवस या मधुमेह दिवस 14 नवंबर को, राष्ट्रीय प्रेस दिवस 16 नवंबर को, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 25 नवंबर को, संविधान दिवस जो है 26 नवंबर को मनाते हैं। बात करेंगे दिसंबर के तो आपको याद रखना है, विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाते हैं। कंप्यूटर साक्षरता दिवस 2 दिसंबर को मनाते हैं। नौसेना दिवस 4 दिसंबर को मनाते हैं। अंतर्राष्ट्रीय मानव अधिकार दिवस 10 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय अल्पसंख्यक दिवस जो है 18 दिसंबर को मनाते हैं। गोवा मुक्ति दिवस 19 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय गणित दिवस 22 दिसंबर को मनाते हैं। किसान दिवस 23 दिसंबर को मनाते हैं। राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 24 दिसंबर को मनाते हैं। सुशासन दिवस जो है आपको याद रखना है 25 दिसंबर को मनाते हैं। और सुशासन दिवस किसके जन्मदिन के शुभ अवसर पर मनाते हैं तो बताएंगे सभी दोस्त कमेंट बॉक्स में। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस है, आपको याद रखना है, तो 29 दिसंबर को मनाते हैं। ठीक है, तो ये मैंने सारे के सारे आपको जो है महत्वपूर्ण दिवस बताएं। अब देखिए दोस्तों, आपको इस चीज़ पर तो मेहनत ही करना पड़ेगा याद करने के लिए। अब देखिए इसका कोई लॉजिक तो होता नहीं है, या घोल कर कोई चीज़ पिलाई नहीं जा सकती। आप लोगों को जो है दोस्तों मैंने एक जगह लिख कर दे दिए है ना, तो आप लोग इससे आराम से याद कर लेना। और इम्पोर्टेंट मैंने आपको लिख के एक जगह एकत्रित कर दे। आपको बता देता हूँ कि PDF जो फाइल है, आपको बता देता हूँ जो PDF जो फाइल है वो हमारे टेलीग्राम चैनल स्टडी पॉइंट वे टू सक्सेस पर आज ही डाल दी जाएगी। तो आप जाकर वहां से डाउनलोड कर लें और सारे के सारे जो है अपने नोट्स बॉक्स में मिलाते रहें। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंशी राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है। तो देखिए दोस्तों, आपको यह मैंने बताया था कि वन्यजीव जो दिवस था वो वन्यजीव जो संरक्षण अधिनियम आया था वो कब आया था, 1972 के अंदर आया था। कब आया था, 1972 के अंदर आया था। ठीक, साथ ही आपको याद रखना है कि वर्तमान में भारत में लगभग 106 क्या है, आपको याद रखना है, राष्ट्रीय उद्यान है। प्रथम जो राष्ट्रीय उद्यान था वो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान था। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान था जो कि कहाँ था, आपको याद रखना, उत्तराखंड के अंदर था। और इसकी स्थापना 1936 के अंदर हुई थी, आपको याद रखना है। भारत का सबसे बड़ा की बात करेंगे तो हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है जो कि लद्दाख में स्थित है। सबसे छोटा की बात करेंगे तो साउथ बटन जो है, साउथ बटन जो कि अंडमान निकोबार में स्थित है, साउथ बटन सबसे छोटा है, आपको याद रखना है, सबसे छोटा है। ठीक है, हेमिस राष्ट्रीय उद्यान सबसे बड़ा है। अंशी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो ये कर्नाटक के अंदर स्थित है। अंतर्राष्ट्रीय बात करेंगे अंशी राष्ट्रीय उद्यान कर्नाटक के अंदर स्थित है। तो आपको याद रखा जाएगा, तो वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अंदर आया। भारत में कुल 106 राष्ट्रीय उद्यान है। पहला राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड के अंदर स्थित है, जिसकी स्थापना 1936 के अंदर हुई। सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान हेमिस राष्ट्रीय उद्यान है जो कि लद्दाख में, जो वर्तमान में यूटी है, उसमें स्थित है। साउथ बटन राष्ट्रीय उद्यान सबसे छोटा है जो कि आपको याद रखना है कि अंडमान निकोबार के अंदर स्थित है। ठीक है, अब आपको नेक्स्ट देखिएगा दोस्तों, आपको याद रखना है कि केवला घना राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है, मैं कुछ प्रमुख राष्ट्रीय उद्यान याद कराता हूँ। तो केवला घना राष्ट्रीय उद्यान, रणथंभौर राष्ट्रीय उद्यान, सरिस्का राष्ट्रीय उद्यान, डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ स्थित हैं, तो राजस्थान के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, राजस्थान के अंदर स्थित है। ठीक है, केवला घना, रणथंभौर, सरिस्का और डिजर्ट जो है वो राजस्थान के अंदर स्थित है। नामदफा की बात करेंगे तो नामदफा जो है वो अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। सुल्तानपुर की बात करेंगे तो सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान, आपको याद रखना है, ये हरियाणा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, हरियाणा के अंदर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान की बात करें या चंद्रप्रभा वन्यजीव बिहार की बात करें तो ये सभी के सभी यूपी के अंदर स्थित है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान है भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान जो कि कहाँ स्थित है, मणिपुर के अंदर स्थित है। साथ ही बात करेंगे सिरोही राष्ट्रीय उद्यान, ये भी मणिपुर राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, आपको याद रखना है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। आपको इधर देखें तो देखिए कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि यह सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है, सिक्किम राज्य के अंदर स्थित है।
क्लाउडन राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो आपको याद रखना है कि ये त्रिपुरा के अंदर स्थित है। आपको याद रखना है इंदिरा गांधी या प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों आपको याद रखना है कहाँ स्थित हैं। तो इंदिरा गांधी अन्नामुलाई ये तमिलनाडु के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? तमिलनाडु के अंदर स्थित है प्लानी हिल्स राष्ट्रीय उद्यान। भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन राष्ट्रीय चिड़ियाघर, चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ स्थित हैं? तो आपको याद रखना है ये सभी के सभी उड़ीसा के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? उड़ीसा के अंदर स्थित है। दांची ग्राम और सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे जो कि जम्मू कश्मीर के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, जो कि लद्दाख के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? लद्दाख के अंदर स्थित है। नेक्स्ट बात करेंगे सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान, जलपदारा राष्ट्रीय उद्यान या फिर गुरुबारा राष्ट्रीय उद्यान, सिंगालीला राष्ट्रीय उद्यान और न्योरा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ स्थित है? तो ये पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। कहाँ स्थित है? पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित है। बात करेंगे गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान या ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ स्थित हैं? तो गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। ठीक है, गुजरात राज्य के अंदर स्थित है। मानस राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान, नामेरी राष्ट्रीय उद्यान, औरंग राष्ट्रीय उद्यान, डिब्रूगढ़ राष्ट्रीय उद्यान, देहिंग पटकई राष्ट्रीय उद्यान, रायमोना राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, और ये चंदौली राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ हैं? तो असम राज्य के अंदर स्थित हैं। कहाँ स्थित है? असम राज्य के अंदर स्थित है। बात करेंगे वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान मूल रूप से आपको याद रखना है, तो वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान जो है वो बिहार के अंदर स्थित है। इंद्रावती राष्ट्रीय उद्यान और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान, ये दोनों के दोनों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित हैं। कहाँ स्थित है? छत्तीसगढ़ राज्य के अंदर स्थित है। नेक्स्ट है साइलेंट वैली राष्ट्रीय उद्यान या फिर पेरियर राष्ट्रीय उद्यान। एर्नाकुल साइलेंट जो वैली है वो केरल के अंदर, पेरियार ये भी केरल के अंदर याद रखना है, और एर्नाकुलम भी कहाँ है? केरल के अंदर स्थित है। अब बात करेंगे बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, वनघटना राष्ट्रीय उद्यान, कुडुरमुखम राष्ट्रीय उद्यान, तो ये सारे के सारे तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी कहाँ स्थित हैं? तो कर्नाटक के अंदर स्थित हैं। कहाँ स्थित है? कर्नाटक राज्य के अंदर स्थित है, आपको याद रखना है। बात करेंगे किन्नरसानी अभ्यारण्य की बात करेंगे तो किन्नरसामी जो है वो तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है, आपको मूल रूप से याद रखना है। फिर आपको याद रखना है भगवान महावीर नेशनल पार्क जो कि कहाँ स्थित है? गोवा के अंदर स्थित है। देखिए एक बार मैं सारे के सारे आपको ये रिवीजन करा देता हूँ। देखिए दोस्तों, सबसे पहले आपको याद रखना है कि केपला घना, रणथंबोर, सरिस्का और डिजर्ट राष्ट्रीय उद्यान राजस्थान के अंदर स्थित है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश के अंदर स्थित है। सुल्तानपुर राष्ट्रीय उद्यान हरियाणा के अंदर स्थित है। दुधवा राष्ट्रीय उद्यान और चंद्रप्रभा वन्यजीव अभ्यारण्य जो है वो उत्तर प्रदेश के अंदर स्थित है। केवल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान भारत का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय उद्यान मणिपुर राज्य में स्थित है। साथ ही सिरोही राष्ट्रीय उद्यान में मणिपुर राज्य में स्थित है। बात करेंगे कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान जो कि सिक्किम में है। क्लाउडेड राष्ट्रीय पार्क जो है वो त्रिपुरा के अंदर स्थित है। इंदिरा गांधी और प्लानी हिल्स जो है आपको याद रखना है, प्लानी हिल्स ये दोनों के दोनों तमिलनाडु राज्य के अंदर स्थित है। बात करेंगे भीतरकनिका राष्ट्रीय उद्यान, सिमलीपाल राष्ट्रीय उद्यान, नंदनकानन, चिल्का झील राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी उड़ीसा राज्य के अंदर स्थित है। दांची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान, सलीम अली राष्ट्रीय उद्यान जो कि जम्मू कश्मीर राज्य के अंदर स्थित है। हेमिस राष्ट्रीय उद्यान जो कि भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है, लद्दाख यूटी में स्थित है। सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान, बक्सर राष्ट्रीय उद्यान, जलपदारा राष्ट्रीय उद्यान, गुरुबारा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। सिंघालीला राष्ट्रीय उद्यान, न्योरी वैली राष्ट्रीय उद्यान, ये सारे के सारे पश्चिम बंगाल राज्य के अंदर स्थित हैं। गिर राष्ट्रीय उद्यान, मरीन राष्ट्रीय उद्यान और ब्लैक बुक राष्ट्रीय उद्यान, ये सभी के सभी गुजरात राज्य में स्थित हैं। मानस राष्ट्रीय उद्यान असम के अंदर, काजीरंगा, नामेरी और ओरंग, डिब्रूगढ़, दिहांग, रायमोना और चंदौली राष्ट्रीय उद्यान असम राज्य के स्थित है। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान बिहार के अंदर स्थित है। इंद्रावती और गुरु घासीदास राष्ट्रीय उद्यान छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है। साइलेंट वैली आपको याद रखना है केरल में। पेरियार राष्ट्रीय उद्यान केरल में। एर्नाकुलम केरल में आपको याद रखना है। एर्नाकुलम भी आपको याद रखना है कहाँ है? केरल के अंदर है। ठीक है, आपको याद रखना है। अब आपको नेक्स्ट में बताता हूँ बांदीपुर राष्ट्रीय उद्यान, नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान, अंसी राष्ट्रीय उद्यान, बनेरघट्टा राष्ट्रीय उद्यान, है ना, कुडुरमुख राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, ये कि कर्नाटक राज्य में स्थित है। तुंगभद्रा राष्ट्रीय उद्यान भी कर्नाटक में स्थित है। किन्नर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान की बात करेंगे तो आपको याद रखना है तेलंगाना राज्य के अंदर स्थित है।
किन्नर स्वामी राष्ट्रीय उद्यान तेलंगाना के अंदर, और आपको याद रखना भगवान महावीर नेशनल पार्क जो है गोवा के अंदर स्थित है। तो मैंने बहुत सारे राष्ट्रीय उद्यान आपको याद करा और प्रमुख फैक्ट भी याद कराए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, 2022 में भारतीय प्रभूति और विनिमय बोर्ड यानी कि सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी है वो कौन बनी थी। देखिए दोस्तों, इसकी जो सेबी की जो पहली महिला अध्यक्ष बनी थी वो आपको याद रखना है कि माधवीपुरी बुच बनी थी। ठीक है, आपको याद रखना है। अब मैं सारे के सारे आपको सबसे पहले पढ़ाऊंगा आरबीआई, फिर उसके बाद पढ़ाऊंगा मैं सारे का सारा सिडबी बैंक के बारे में, फिर पढ़ाऊंगा मैं नाबार्ड बैंक के बारे में, और फिर पढ़ाऊंगा आपको सेबी बैंक के बारे में। तो देखिए दोस्तों, सबसे पहले मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों के लिए आरबीआई बैंक। देखिएगा दोस्तों, आरबीआई का जो अधिनियम है वो 1934 का अधिनियम है। आपको याद रखना है कि 1934 का ये अधिनियम है, लेकिन जो इसकी जो स्थापना हुई थी वो 1 अप्रैल 1935 के अंदर हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है, आपको याद रखना है कि इसका जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। कहाँ है? मुंबई, मुंबई, मुंबई के अंदर इसका पहली बार मुख्यालय स्थित है। और ये आपको याद रखना है कि यंग हिल्टन आयोग की सिफारिश पर इस बैंक की स्थापना हुई थी, जिसे हम शाही आयोग भी कहते हैं, शाही आयोग के नाम से भी जानते हैं। आपको याद रखना है इसके जो पहले अध्यक्ष थे वो याद रखना है कि ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले अध्यक्ष थे, लेकिन जब पहले भारतीय अध्यक्ष पूछे तो सीडी देशमुख इसके वर्तमान में अध्यक्ष थे। ठीक है, आपको याद रखना है इसके वर्तमान में जो हेड है वो वर्तमान में आपको याद रखना है कि शक्तिकांत दास, जो 25वें नंबर के हैं, शक्तिकांत दास, वो इसके वर्तमान में हेड है। तो आपको याद रखना है कि आरबीआई की जो स्थापना है वो 1934 के अधिनियम द्वारा होती है और 1 अप्रैल 1935 को इसकी स्थापना होती है। मुंबई में इसका मुख्यालय है। यंग हिल्टन आयोग यानी कि शाही जो है अधिनियम के आयोग पर इसकी स्थापना होती है। ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले जो है न्यायाधीश गवर्नर थे। सीडी देशमुख इस भारत के पहले गवर्नर थे, और अभी 25वें जो नंबर के गवर्नर हैं वो आपको याद रखना है कौन है। तो आपको याद रखना है कि शक्तिकांत दास इसके वर्तमान में हेड है। बात करेंगे, आपको याद कराता हूँ नाबार्ड बैंक की। तो आपको याद रखना है नाबार्ड बैंक के बारे में। नाबार्ड बैंक की जो स्थापना है वो आपको याद रखना है 12 जुलाई 1982 के अंदर होती है। 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है। सिमरमन समिति की सिफारिश पर इसकी जो है स्थापना होती है। सिमरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, इसका पूरा नाम अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है कि नेशनल बैंक फॉर है ना एग्रीकल्चर रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम है, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, आपको याद रखना है। ठीक है, नेक्स्ट की बात करेंगे। अब इसके जो है केबी साकी इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। बात करेंगे सेबी की। तो सेबी जो है की स्थापना जो है आपको याद रखना है फेरवानी समिति के सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। ठीक है, आपको याद रखना है इसका भी मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। ठीक है, बात करेंगे इसकी स्थापना। तो इसकी स्थापना 1988 के अंदर होती है। ठीक है, आपको याद रखना है, और इसकी जो मुख्यालय है वो मुंबई के अंदर है। ठीक है, आपको याद रखना है। तो आरबीआई के अभी सिडबी की स्थापना जो है 1990 के अंदर होती है, और इस बैंक का मुख्यालय लखनऊ के अंदर स्थित है। आपको याद रखना है लखनऊ के अंदर इसका मुख्यालय है। तो आरबीआई के बारे में मैंने बताया आपको। इसकी स्थापना 1934 अधिनियम द्वारा 1 अप्रैल 1935 को होती है। इसका मुख्यालय मुंबई के में स्थित है। यंग हिल्टन शाही आयोग की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। ओसबॉर्न स्मिथ इसके पहले गवर्नर थे। पहले भारतीय गवर्नर सीडी देशमुख थे, और 25वें वर्तमान में शक्तिकांत दास है। सिडबी बैंक की स्थापना 1990 के अंदर होती है, जिसका मुख्यालय लखनऊ के अंदर है। बात करेंगे नाबार्ड बैंक की स्थापना। तो 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना होती है, जो कि सिमरमन समिति की सिफारिश पर इसकी स्थापना होती है। इसका मुख्यालय भी मुंबई के अंदर स्थित है। इसका पूरा नाम नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट इसका पूरा नाम होता है। सेबी की स्थापना फेरवानी समिति की सिफारिश पर होती है। इसकी स्थापना 1988 के अंदर होती है, और इसका भी मुख्यालय मुंबई के अंदर स्थित है। साथ ही आपको एक नोट पॉइंट याद रखना है कि क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की जो स्थापना है वो 2 अक्टूबर 1975 के अंदर हुई थी। ठीक है, आपको याद रखना है कि इसकी जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक की स्थापना 2 अक्टूबर 1975 को हुई थी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य कौन सा था। तो कॉफी उत्पादन में प्रथम जो राज्य था वो कौन है? कर्नाटक कॉफी उत्पादन में प्रथम राज्य है। आपको याद रखना है कि चावल और जूट उत्पादन में पश्चिम बंगाल, ठीक है, आपको याद रखना है पश्चिम बंगाल प्रथम है चावल और जूट के उत्पादन में। गेहूं और गन्ना उत्पादन में आपको याद रखना है उत्तर प्रदेश प्रथम राज्य है। चाय की बात करेंगे, आपको याद रखना है, या बांस उत्पादन में आपको याद रखना है, तो ये दोनों के दोनों में असम प्रमुख राज्य है।
मूंगफली उत्पादन की बात करेंगे तो गुजरात राज्य इसका प्रमुख है। सोयाबीन की बात करेंगे तो मध्य प्रदेश प्रमुख राज्य है। प्याज उत्पादन में महाराष्ट्र जो है अग्रणी राज्य है। तो चावल जूट में पश्चिम बंगाल, गेहूं गन्ना में उत्तर प्रदेश, चाय या बांस में की बात करेंगे तो असम, मूंगफली में गुजरात और सोयाबीन में मध्य प्रदेश, और प्याज की बात करेंगे तो महाराष्ट्र इसका प्रथम राज्य है। बात करेंगे भारतीय मानक समय रेखा कहाँ से गुजरती है। तो देखिए दोस्तों, भारतीय मानक समय रेखा 82.5 डिग्री आपको याद रखना है मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से निकलती है। मिर्ज़ापुर उत्तर प्रदेश से निकलती है, जो कि इसका जो समय है वो ग्रीनविच समय से 5.5 घंटा आगे चलता है। यदि भारत में 12 बजे हैं तो आपको पता है कि इंग्लैंड में 5:30 बजे होंगे। ठीक है, 5.5 घंटा आगे चलती है, जो कि भारत के 5 राज्यों से होकर जाती है। आपको याद रखना है 5 राज्यों से होकर ये गुजरती है। ठीक है, 5 राज्य कौन कौन से हैं। तो 5 राज्य में सबसे पहले आपको याद रखना है कौन कौन से राज्य हैं। इसकी एक लॉजिक है याद रखने की कि आंधी में छाता ऊपर उड़ा। तो आन से आंध्र प्रदेश, में से मध्य प्रदेश, छा से छत्तीसगढ़, ऊ से उत्तर प्रदेश और उड़ा से आपको याद रखना है उड़ीसा, जो कि 5 राज्यों से होकर भारतीय मानक समय रेखा गुजरती है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाता है, उड़ीसा से जो कि गुजरती है। नेक्स्ट देखिएगा, राज्यसभा का कार्यकाल कितने समय का होता है। तो आपको पता है कि राज्यसभा का जो कार्यकाल होता है वो 6 वर्षों का होता है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाता है। अब आपको याद रखना है कि राष्ट्रपति का जो चुनाव लड़ने की जो आयु है वो 35 वर्ष है। उपराष्ट्रपति की भी 35 है। आपको याद रखना है लोकसभा में आपको याद रखना है 25 साल होती है, राज्यसभा के अंदर 30 होती है, विधानसभा के अंदर आपको याद रखना है इसमें भी 25 ही होती है, और विधान परिषद के अंदर 30 होती है। नगरीय निकाय का चुनाव लड़ने के लिए 21 साल एज होती है। आपको याद रखना है राष्ट्रपति का कार्यकाल 5 वर्ष का होता है और उपराष्ट्रपति का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है। लोकसभा का भी कार्यकाल 5 वर्ष का होता है, और आपको याद रखना है सिर्फ राज्यसभा का ही कार्यकाल 6 वर्ष का होता है, बाकी सभाओं का 5 वर्ष का होता है। राष्ट्रपति की जो नियुक्ति है, इसका जो चुनाव होता है वो एकल संक्रमणीय पद्धति के अनुसार होता है। आपको याद रखना है, और इसकी जो नियुक्ति है वो क्या आपको याद रखना है सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीशों द्वारा की जाती है। उपराष्ट्रपति की जो नियुक्ति है वो संसद सदस्यों के द्वारा की जाती है। ठीक है, आपको इतना सारा याद रखना जो मैंने बताया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों कि राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। ठीक है, राष्ट्रध्वज को कब अपनाया गया। तो आपको याद रखना है कि देखिए दोस्तों 22 जनवरी 1950 के दिन हम लोगों ने राष्ट्रीय गान ठीक है आपको याद रखना है, और राष्ट्रीय गीत दोनों को अपनाया था। ठीक है, और 22 जनवरी 1947 को हमने उद्देश्य प्रस्तावना का प्रस्ताव आया था। ठीक है, उद्देश्य प्रस्तावना का प्रस्ताव अपनाया था। 22 जुलाई 1947 की बात करेंगे तो इसी दिन हमने 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। 29 अगस्त जो है 1947 के अंदर हमने प्रारूप समिति का गठन हुआ था। ठीक है, आपको याद रखना है जिसके अध्यक्ष बाबा साहब अम्बेडकर थे। ठीक है, आपको याद रखना है। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाता है, यानी कि राष्ट्रगान राष्ट्रगीत को 22 जनवरी 1950 को, 22 जनवरी 1947 को प्रस्तावना को, और 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रध्वज को अपनाया था। साथ ही 29 अगस्त 1947 को प्रारूप समिति का गठन हुआ, जिसके अध्यक्ष तो जो थे वो बाबा साहब अम्बेडकर थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा, पानीपत की पहली लड़ाई बाबर और किसके बीच हुई थी। तो देखिए दोस्तों, पानीपत की 3 लड़ाई हुई थी। पहले तो थी 1526 में, और फिर आपको याद रखना है 1961 के अंदर होते हैं ये लड़ाई। तो आपको याद रखना है कि पानीपत की जो पहली लड़ाई थी तो बाबर और वो इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। आपको याद रखना है इब्राहिम लोदी के बीच में हुई थी। अब देखिएगा दोस्तों, आपको मैं याद कराने की कुछ बात करता हूँ। देखिए दोस्तों, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर क्या हो जाता है, सी हो जाता है, जो कि आप लोगों को याद रखना है। यानी ये पानीपत के पहला युद्ध जो लड़ा गया 1526 में लड़ा गया, फिर 1556 में लड़ा गया, और जो तीसरा युद्ध था वो 1761 के अंदर लड़ा गया। ठीक है, आप लोगों को इतना सारा याद रखना है। अब मैं सारे के सारे इतिहास के जो युद्ध हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में पढ़ाऊंगा सारे के सारे। ठीक है, आप लोगों को
ये चीज़ मैं बताऊंगा आगे चलकर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रधानमंत्री आवास शहरी विकास, शहरी वाला आपको याद रखना है, भारत सरकार द्वारा किस वर्ष शुरू की गई थी। अब देखिए दोस्तों, एक क्वेश्चन थोड़ा सा डिसमिस हो गया है ना। अभी इस क्वेश्चन को ये बताना था कि प्रधानमंत्री आवास शहरी, ये ऑप्शन गलत हो गए हैं, पर किस वर्ष शुरू की गई। तो देखिए दोस्तों, अभी इस क्वेश्चन को हम साइड में रखते हैं क्योंकि इसमें जो है वो मिस्टेक है। बाद में बताऊंगा कैसा क्वेश्चन आया था। आपको मैं थोड़े से और बता देता हूँ कि मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जो स्थापना होती है वो होती है 25 दिसंबर 2014 के अंदर होती है। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की जो शुरुआत होती है वो 11 अक्टूबर 2014 के अंदर होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना की जो शुरुआत होती है वो आपको याद रखना है 24 अगस्त 1947 को होती है। और इसी का क्या पूछा था इस क्वेश्चन में कि उसका जो है वो टैगलाइन क्या थी, तो आपको याद रखना है उसकी थी मेरा मेरा खाता भाग्य विधाता। ये दिल्ली पुलिस में आया हुआ क्वेश्चन था, ठीक है। मेरा खाता भाग्य विधाता इसकी टैगलाइन थी, ठीक है। वो थोड़ा मिस्टेक हो गई। सांसद आदर्श ग्राम योजना की बात करेंगे तो ये 11 अक्टूबर 2014 के अंदर शुरू होती है। और प्रधानमंत्री आवास योजना की बात करेंगे वो 25 जून 2015 के अंदर शुरू होती है। यानी मेक इन इंडिया 25 सितंबर 2014 को, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 11 अक्टूबर 2014 को, और 11 अक्टूबर 2014 को ही आदर्श संसद ग्राम योजना की शुरुआत होती है। प्रधानमंत्री जनधन योजना 24 अगस्त 2014 को होती है। प्रधानमंत्री आवास योजना 25 जून 2015 को इसकी शुरुआत होती है। तो आप लोगों के लिए ये थी आज की हमारी सेकंड क्लास, जो आप लोगों के लिए बहुत ही ज़्यादा बेहतरीन क्लास रहेगी। और उम्मीद करता हूँ कि दोस्तों आप लोगों के लिए ये 100% स्पेशल क्लास है और 21 दिनों की ये क्लास आप लोगों के लिए परीक्षा में जरूर ये इतिहास रच कर जाएगी। आप लोगों का बस साथ बना रहे और आप नोट्स बनाते रहें, निश्चित ही आप लोगों के लिए परीक्षा बहुत ही शानदार निर्णायक साबित होगी। आपको बता देता हूं मैं फिर से कि आपको 90% क्वेश्चन सोल्व करने में किसी तरह का सामना नहीं करने पड़ेगा। देखिए दोस्तों, आप लोगों को आज बताना चाहूँगा कि हमारा उद्देश्य ना तो व्यू के लिए हम आए हुए हैं और ना हमें सब्सक्राइबर चाहिए। आप ना सब्सक्राइब कीजिए ना कुछ कीजिए, बस आप इतना यकीन कीजिएगा यहाँ सिर्फ पढ़ने आए हैं और आप अपने नोट्स को बिल्कुल कंटिन्यू बनाते रहें। और फिर आप देखना, एक बार उनका रिवीजन करना और साथ ही साथ मेरे साथ याद करते चलना, थोड़ी मेहनत करते चलना, तो निश्चित ही आप लोगों को परीक्षा में 100% हमारी क्लास ये रामबाण साबित होगी। और हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहें, ठीक है, ताकि आप लोगों को क्लास का साथ काम आती रहे। और अभी मैंने आपसे कहा था कि अभी इतिहास के प्रमुख युद्ध जो आपसे छूट गए हैं, और मैं आपको बता दूंगा यही का यही मैं क्वेश्चन लाऊंगा और आप लोगों को सारे के सारे उसमें इतिहास के जो है युद्धों को मैं कवर करा दूंगा। तो ठीक है, आप लोगों के लिए आज के लिए इतनी क्लास रखते हैं और आप मिलते हैं तीसरी क्लास में। तब तक के लिए आप लोगों के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।